बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एचएन में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, पानी जिंदगी की रवानी। मौसम गर्मा में पानी के इस्तेमाल में इजाफे के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो रही है। और अब से 2 दिन पहले एक अहम इंकशाफात भी किए गए कि सालाना जो है वो 1 मीटर पानी का सतह ज़मीन से जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। तो पानी की किल्लत पैदा हो रही है, इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी होगी और ये यकीनी बनाना होगा कि पानी का ज़िया जो है वो रोकना होगा। थोड़ा सा कंट्रोल कर लें आप ही के फ़ायदे के लिए, वरना आइंदा आने वाले सालों में अगर पानी की किल्लत शदीद हो गई तो फिर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से हमें सोचना होगा कि हमारा किरदार क्या है। और फिर पानी एक ऐसी नेमत है कि जब होता है तब उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब किल्लत पैदा शुरू होती है तो फिर बहुत सी मुश्किलात जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब चलते हैं मौसम की सूरत हाल की जानिब। आज सुबह 6 बजे जो है दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 9 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ 7 बजे 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 39 और 9 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब, जो कि पानी की किल्लत के हवाले से ही हैं। और खबर यह है कि 517 ट्यूबवेल्स में से सिर्फ 184 पर जनरेटर्स हैं। कई इलाकों में पानी की फराहमी मसला बन गया। सरकारी असातिज़ा प्राइवेट तालीमी इदारे बंद करा सकेंगे, महकमा तालीम ने इख्तियारात दे दिए। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की अदायगियों पर 93 करोड़ की टैक्स कटौती। और अवामी खिदमत यूसी 80 का काउंसलर खुद गटर साफ करने लगा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर रजा खरल और दुर्रा नायाब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम। और बाकायदा आगाज करेंगे डिस्कशन का। जैसा कि मैंने इंट्रो भी दिया और हमारे बैक पेज पर ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से एक इश्तिहार भी दिया गया है कि पानी जो है वो जिंदगी की रवानी है, जिसमें कोई दो राय नहीं। अब शहर की सूरत हाल ये है कि 517 ट्यूबवेल्स हैं, जिसमें से सिर्फ 184 पर जनरेटर्स लगे हुए हैं और आगे से रमज़ान भी आ रहा है। दुर्रा नायाब आपसे शुरू करेंगे, क्या सूरत हाल है? देखें जी, मैंने पहले भी कई फोरम पे कहा और कई जगह लिखा और मैं बारहा कहता रहता हूँ, जो भी मीटिंग्स होती हैं हमें बुलाया जाता है कि पानी की सूरत हाल ये होगी लाहौर में आइंदा चंद सालों में कि आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है वो सस्ती होगी, जबकि पानी की बोतल जो है वो इंतहाई महंगी मिला करेगी। और सूरत हाल इस कदर अबतर हो जाएगी जिस तरह सऊदी अरब में देखा गया है कि पीने का पानी सस्ता है लेकिन पेट्रोल जो है, पीने का पानी महंगा है और पेट्रोल बहुत सस्ता है। तो हम उस नहज पे जा रहे हैं। आपने 517 ट्यूबवेल की बात की, इसमें मैं मजीद ऐड करूंगा कि हम 184 ट्यूबवेल मजीद लगा रहे हैं अगले साल तक, और उसके बाद हम उससे जो पानी निकालेंगे, एशिया में तो हम नंबर 1 पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर एशिया में नंबर 1 सिटी है जो सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा पानी निकाला जा रहा है और जहां पे सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 3 तो क्रेडिट हमने ले लिए। सेकेंडली कि पानी की जो हम स्टोरेज है, पानी की जो सरफेस वाटर की ट्रीटमेंट है, ज़ेरे ज़मीन सतह को अपग्रेड करने का हमने कोई प्लान नहीं किया। हमने तमाम लाहौर को पुख्ता कर दिया है, कंक्रीट का लाहौर बना दिया है। बिल्कुल ना अब वो ग्राउंड रह गए हैं, ना वो कच्चे मैदान रह गए हैं, बिल्कुल ना वो डूंगी ग्राउंड रह गए हैं जहाँ पे पानी जो है वो जमीन चूसती थी और ज़ेरे जमीन जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल है वो एनहांस हो गई। आप नेचुरली जो है वो लेवल इनहेंस कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। देखें अब हालात क्या हैं, अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो जर्मनी वाहिद एक ऐसा मुल्क है, शायद और भी होंगे, जहाँ पे पीने के पानी का भी जो आप कंज्यूम करते हैं वो मीटर से होकर मीटरिंग होती है, और जितना पानी आप इस्तेमाल करके ड्रेन आउट करते हैं उसकी भी मीटरिंग होती है। ठीक है। तो डबल मीटरिंग में वहां पे लोग इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि वो पानी को इंतहाई एहतियात से यूज करते हैं। लेकिन ये जो मीटरिंग का सिस्टम है ये एक अच्छा सिस्टम है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पानी इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है। रजा खरल की तरफ चलेंगे। जी रजा भाई, आप क्या सोचते हैं? रमजान भी आ रहा है, ट्यूबवेल्स पर जनरेटर्स नहीं है, क्या हुकूमत कहाँ आपको नजर आ रही है, उसकी रेट कहाँ? एक तो ये है कि इसमें प्लानिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही। पानी के हवाले से, साफ पानी के हवाले से प्लानिंग आपको नजर आती कहाँ पर है? हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन वो तो डिपार्टमेंट एक अलहदा इशू, जबकि आप पिछले दिनों जो खबरें गर्दश करती रही हैं और जो हमारे दोस्त रिपोर्टर्स ने जो खबरें रिलीज़ की हैं, शाया की हैं, टेलीविज़न पे दी हैं, उनमें यह कि 4 अरब रुपया तकरीबन साफ पानी का प्रोजेक्ट जो है वो डाइवर्ट कर दिया। तो इससे तो नज़र आता है कि हुकूमत की जो
प्रायोरिटीज़ में पानी शायद शामिल नहीं, हालांकि पानी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसको हल करने के लिए हुकूमत को अपना बेहतर किरदार अदा करना होगा। अब रही बात, पिछले कुछ अरसे से दुर्रे नायाब के साथ भी डिस्कशन होती रहती थी पानी के हवाले से, और चूंकि मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, तो उसमें मैं जो दुर्रे नायाब से पता चला था वो ये था कि वासा प्लानिंग कर रहा है और मॉडल ट्यूबवेल्स लगाएगा जो BRB से पानी लेके इधर शहर को तरसील करेंगे, और इस तरीके से पानी की वो कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। ये मसला भी वहीं जूं का तूं बिल्कुल लटका हुआ है और उसकी मुझे नहीं लगता कि उसकी तरफ कोई डेवलपमेंट हुई है। हाँ रज़ा भाई, ये है कि मैंने पहले भी ये बात हमेशा की है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हुकूमत के लिए जो प्रोजेक्ट दिखेगा नहीं और जो ज़मीन के अंदर दफन हो जाएगा, जिस पे आप सियासत नहीं करेंगे, जिस पे आप प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगे, वो कैसे बिकेगा? और यही वजह है कि हमेशा पंजाब हुकूमत ने ज़ेरे ज़मीन मनसूबों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा, और हमेशा कहा गया जी कि उस पर तो 30 अरब लगते हैं, उस पर 40 अरब लगते हैं, हम कहाँ से दें? लेकिन मीनवाइल अच्छा 30 अरब रुपया आपके पास वो मॉडल कॉलोनी बनाने के लिए है जहां पर आपने सिनेमा घर बनाने, कमर्शियल प्लाजा बनाने हैं, वो 30 अरब रुपया क्या साफ पानी के लिए और पानी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? यही बात मैं हैरान कुन था कि 2 साल पहले लक्ष्मी चौक में जब पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया और वज़ीर आला पंजाब खुद यहाँ लाहौर में मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब आए और आके उन्होंने जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि यहीं खड़े होकर उससे गुज़िश्ता साल आपने कहा था कि हम लाहौर का ज़ेरे ज़मीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंप्रूव कर रहे हैं और निकासी फराहमी आपकी सहूलत दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि भाई 30-40 अरब लगते हैं, वो तो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि जी अब खैर उस वक्त तो इतनी बातें नहीं चल रही थी, लेकिन ऑरेंज ट्रेन मनसूबा तो नहीं था, लेकिन मेट्रो बस का मनसूबा था जिस पर आप कह सकते हैं 40-50 अरब के करीब लग रहा था। मतलब कि ये चीज वहां पे भी वाजिया हो गई कि इनकी प्रायोरिटी नहीं है कि जो मनसूबा जो चीज जमीन के अंदर दफन हो जाए उसको चलाया बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि 2018 के बाद भी आप हमें देखेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर उनकी बात सच हो जाती है तो अगले 5 साल भी हम शहरी जो है वो पानी से महरूम ही रहेंगे। जी बिल्कुल, ये जो आप लोगों ने मसला उठाया था वाटर रेजरवायर्स का, तो ये 2 रेजरवायर्स का मंसूबा और रावी कमीशन भी एक बना था, शायद आपको याद हो। 1.25 करोड़ की आबादी में रजा भाई एक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है, और दूसरा ये कि पानी रेजरवायर जो वाटर टेबल उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको उसकी सतह तक कम अज़ कम रखने के लिए वो ज़रूरी है कि आप वेटलैंड्स बनाएं, आप इस तरह के एरियाज डेवलप करें जिनमें पानी जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो और फिर वो वाटर टेबल आपका एक नॉर्मल सतह पे हो, इस तरह से जिस तरह ड्रास्टिकली नीचे गिर रहा है उस तरह ना गिरे। अब ये FC कॉलेज में भी मीटिंग्स होती रही, उस वक्त कमिश्नर वाला थे ना, दूसरे एनवायरनमेंट के जो सेक्रेटरी थे वाला थे, तो वो बड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाहौर के लिए जो असल वेलफेयर है ना वो यही है कि यहाँ का पानी महफूज किया जाए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के आने वाली नस्लों के लिए पानी मुहैया किया जाए और एसेट समझा जाए उसको, लेकिन उसको एसेट समझा नहीं जा रहा। अब बात ये आती है कि जैसे प्रजा वैसे राजा, कि हम भी बहसियत कौम और बहसियत शहरी कोई पानी के हवाले से इतना लॉयल नहीं है। हम नहीं समझते कि ये एसेट है, कि ये आने वाली नस्लों के लिए है। हम चाहते हैं कि गाड़ी 3-3 घंटे धोते रहें तो धोते ही रहें साफ पानी से, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि ये सारा वो ड्रेन आउट हो जाएगा, रिवर रावी में चला जाएगा, आगे जाके वो खराबी ही होगी, हमारे लिए पानी नहीं होगा, लाहौरियों के लिए तो आगे वो का कोई प्रोसेस ही नहीं है ना, हम तो नेचुरल वेस्ट को इस्तेमाल करना ही भूल गए। रजा भाई ये देखें कि क्या लाहौर में DHA में 3 टाइम पानी आता है, बड़ी बड़ी टैंकियां वहाँ पे हैं मौजूद, वो स्टोरेज कर लेती हैं और पानी जो है वो सप्लाई करती रहती है। लोगों के घर जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर के जो टैंक्स हैं, अपर ग्राउंड टैंक्स हैं, उन्होंने अपने मस्ट है कि नक्शा पास होगा, घर बनेगा तो उसमें वाटर का जो रिजर्वेशन का आपका सिस्टम है वो जरूर होगा। अब देखें कि क्या हमारे एक्ट में मौजूद है, हमारे एक्ट में बिल्कुल मौजूद है, LDA के एक्ट में मौजूद है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होती। लोग कहते हैं कि टूटी खोलें 24 घंटे पानी आ जाए, और अगर ना आए तो फिर LDA और वासा जो है उसके खिलाफ नारेबाजियां शुरू हो जाती हैं। कानून साजी कहाँ है? क्या ये लोग पैसे देते हैं? जी बिल्कुल, 5 अरब रुपए का खसारे के करीब हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे 2017 में, जो वासा को खसारा पहुंच जाएगा जी, पानी की 5 अरब रुपए खसारा वासा को 2017 के आखिर तक हो जाएगा। और ये मैं कहता हूं कि सिर्फ एक लाहौर का जो पूरा 100% उसकी आबादी को कवर नहीं करता, ये इतनी बड़ी डेफिसिट है, इतना बड़ा डेफिसिट है कि अगर ये किसी मुनज़्ज़िम कौम या मुनज़्ज़िम हुकूमत के ज़ेरे असर होता तो वो इदारा अब तक बंद हो चुका होता। हम इस नहज पे पहुंच गए हैं
कि हमने कौमी इदारा, अपना शहरी इदारा तो तबाह कर ही दिया है, हमने नस्लों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। और पानी की और हमारी पॉलिसी और प्लानिंग का ये मयार है कि हम जो है वो वेग सी पॉलिसीज बनाते हैं, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, और फिर हम सोचते हैं कि उन पर इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगली खबर है, सरकारी असातिज़ा प्राइवेट तालीमी स्कूल बंद करा सकेंगे। क्या क्या कराना है असातिज़ा से, तो फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ पर स्टैंड करती है, और फिर क्या उनकी डोमेन में, उनके काम में ये चीज़ आती है। हमेशा रजा भाई हम ये बात करते हैं असातिज़ा के हवाले से कि उनका काम पढ़ाना है या पोलियो मुहिम में जाना है या जाकर जो है वो मर्दमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कराना है। इतनी चीज़ें जो उन्होंने उनके सरों पर डाल दी हैं, क्या उससे फिर वो अपनी ड्यूटी जो है वो सरअंजाम दे सकेंगे? नहीं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ये अगली खबर जुनैद रियाज की, सरकारी असातिज़ा प्राइवेट तालीमी इदारे अब बंद करा सकेंगे, इख्तियारात दे दिए जाए। रज़ा भाई आपसे शुरू करें। जी, ये असातिज़ा को असातिज़ा ही रहने दें, उन्हें ये छुट्टियां आपने दी हैं ताकि वो रिसर्च कर सकें, या उन्हें कोई टास्क इस तरह दें जिसमें उनकी रिसर्च पढ़ाने का कोई कोर्सेज आ जाएं। अगर आप उन्हें प्राइवेट स्कूल्स की तरफ लगाएंगे तो फिर वही पोलिटिसाइज हो जाएंगे और अल्टीमेटली दे विल एंड अप विद अ लीस्ट इंटरेस्ट इन एजुकेशन। प्रॉब्लम असातिज़ा की पहले ही ये चली आ रही, जब आप उन्हें किसी नॉन प्रोफेशनल असाइनमेंट पे लगाते हैं तो अल्टीमेटली इट्स एंड अप इन देयर डेथ ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन, जो कि बुनियादी और प्राइम जिम्मेदारी है। दुरे नयाब, आप ही बताएं कि क्या असातिज़ा जो है वो जैसे पोलियो मुहिम में है, इसके अलावा दीगर मुहिमात जो भी, या इलेक्शन की ड्यूटी जब होती हैं तो 5-5 दिन या 4-4 दिन अगर वो आउट ऑफ ड्यूटी होते हैं तो फिर अल्टीमेटली एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ट्रेनिंग की तरफ फोकस नहीं किया जाता कि इनकी ट्रेनिंग कराई जाए, जदीद तरीके से पढ़ाने का तरीका, इंसेंटिव देना। वहीं आ रहा था कि कौम के मेहमारों को कौम के मजदूर बना चुके हैं ये लोग, और एक अनार और 100 बीमार वाली आपने मिसाल तो सुनी होगी कि एक बेचारा, एक अफसर, एक टीचर है उनके पास, और 100 बीमारियां माशरे की हैं, उसने सब काम करने हैं। पूरी दुनिया में टीचर्स को सबसे अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको वक्त दिया जाता है, अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं ताकि वो आने वाली नस्ल पे तवज्जो दें और उनको कोई और माशी मसाइल ना हो कि वो छोड़ के ट्यूशनें पढ़ाएं, प्राइवेट नौकरियां करें, ये करें, वो करें। लेकिन हमारे टीचर्स अव्वल तो बेचारे आते ही नहीं हैं, दूर दराज के जो, उसके बाद आने से हालात ये होते हैं कि आपने पहले उन पर फौजी लगा दिए कि वो चेक करें उनको, और वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद आपने उनको इलेक्शन ड्यूटियाँ, मर्दमशुमारी, पोलियो, और अब प्राइवेट स्कूलों की भी जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। उसके बाद आपने इम्तहानात भी लेने हैं, फिर जो मुख्तलिफ लोकल जो इनिशिएटिव्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो भी आपने हैंडल करने हैं। तो ये एक वाहिद ऐसा मेरा ख्याल शोबा बन गया है कि जिसको मजदूरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आपने एक टीचर को लेबरर बना दिया है। और फिर अगर हम खातीन की बात करें तो मेजॉरिटी जो है वो अपनी डिग्रियां कंप्लीट करने के बाद इस प्रोफेशन में जाना पसंद करती है। हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी इस प्रोफेशन की सबसे ज्यादा है। और फिर खवातीन को ही आप ख्वार करना चाह रहे हैं कि वो ये जो हम लिस्ट एक गिनवा रहे हैं कि ये काम करें, वो क्या पॉलिसीज हैं आपकी? क्या आप खुद ना है? ये तो बिल्कुल आसान काम है। एक जो पुलिस कांस्टेबल है या बीट इंचार्ज या पुलिस का मुताल्लिका थाने का, उसको पता है कितने स्कूल्स हैं, क्योंकि स्कूलों की ऑलरेडी सिक्योरिटी मेजर्स के वक्त ही जो इन्होंने लिस्टिंग की हुई है, और इट्स वेरी इजी कि वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आप उनसे करवाएं, वो तो एक फ़ोन करेगा पुलिस वाला और वो उन्हें पाबंद हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है, आप इंसान नहीं है कि आपके इन्फोर्समेंट हैज़ टू बी थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, नॉट बाय अ टीचर. Teacher is supposed to be a teacher, a respectable person, instead of going out and having a fight with वो देखिए ना क्या होगा, वो जाएगा बहसो तकरार होगी, सादे कपड़ों में बेचारा जाएगा जाके कि स्कूल बंद करें, आज वहां पे गार्ड खड़े होंगे, स्कूल बंद कराने वाले अपना काम करें जाके, स्कूल तो बाद में बंद हो गया, पहले अनु बंद करो। तो ये बड़े वाकई इस तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं और हुकूमत को ये चीज जो है वो सोचना पड़ेगी। आप अपने असातिज़ा की तकमील करा रहे हैं। पता क्या है कि आज रवैये की मैं अक्सर आपसे कि उस्ताद का रवैया क्यों बेहतर होना चाहिए और रिस्पेक्टेबल क्यों, कि हम आम तौर पर देखते हैं कि MA पास होता है कम से कम उस्ताद, अमूमन आजकल जो एम्प्लॉयमेंट उसके बाद B.Ed भी होता है, कोई प्रोफेशनल डिग्रीज भी होती है उसके बाद उसके पास। लेकिन होता क्या है कि एक पुलिस कॉप खड़ा होता है, उसको वो सर कहने पे मजबूर होता है। तो अब ये कि उस्ताद जिसको हमें पूरी कौम को, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई किसी उस्ताद से पढ़ के आया है ना। और हम मिसालें देते हैं जो दुनिया का 2 नंबर 3 इंसान होता है, जो नौसरबाजी की इंतहा पे होता है, जो बेईमानी के रूज पे होता है, हम कहते हैं यार तू बड़ा उस्ताद है। हाँ। ये रवैया है।
ये रवैया है कि हम उसको उस मुहज़्ज़िब और ऐसे में जो है वो, देखिए मैं खुद एक वो तो उस्ताद का ironic बेटा होता है हूं, ना, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया। मैं खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर टीचर्स हैं और टीचर्स की जिस तरह रिस्पेक्ट की जाती है, मेरे फादर पढ़ाते रहे, मेरे ग्रैंडफादर पढ़ाते रहे, वो रिस्पेक्ट जो उस दौर में हुआ करती थी कि टीचर को आप जो है वो हर चीज समझते थे, वो अब नहीं रही। वो इसी वजह से नहीं रही है। वो ना रहने, एक तो ये कि आपने उसको वो फैसिलिटी नहीं दी है उस्ताद को जो देनी चाहिए थी। यानी आप जो आपने बात उठाई है अभी इस गुफ्तगू के अंदर कि उसे उसकी जो मुआशी हालत ऐसी होनी चाहिए कि उसे कोई और तरद्दुद करने की जरूरत ना हो। यानी वो शौक से फिर पढ़ाएगा ना, उसे पता है कि मैंने पढ़ाना है और आगे बढ़ना है और इस कौम को, और फिर ये कि कौम को भी ओन करना होगा, टीचर को ओन करना होगा हमें कि ये हमारा है, हमारे वालिद की तरह है, हमारी वालिदा है जो स्टूडेंट्स के रवैये भी तो आ जाते हैं रज़ा साहब। आजकल तो यंग जनरेशन जो यूथ है वो इस तरह की आ रही है, दे नो ऑल, उनको सब चीजें पता है और फिर टीचर्स को वो मुकाम नहीं दिया जाता। उस्ताद दुनिया में जहां भी wherever you go, टीचर इज मोर रिस्पेक्टेबल इवन द जुडिशरी। आप अपने ये जो हमारे टीचर्स हैं ये हमारे मोहसिन हैं, ये हमारी कौम पे एहसान कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं की बात नहीं है, तो हम इनके साथ जो कर रहे हैं दीन भी उस्ताद को एक आला मुकाम देता है। और हजरत अली का कॉल भी है कि जिसने आपको एक लफ्ज सिखाया मैं उसका गुलाम हो गया, जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया मैं उसका गुलाम हो गया। तो हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते। पढ़ा करते थे ना, वालिदैन तो हमें दुनिया में लाते हैं, लेकिन दुनिया में हमें तवाना कौन बनाता है, वो रहने के काबिल कौन बनाता है, वो उस्ताद होता है। हाँ सही, इस चीज को जो है वो रियलाइज करने की जरूरत है। अगली खबर हम डिस्कस करेंगे ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की अदायगियों पर 93 करोड़ की टैक्स कटौती। ये मंसूबा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और किस तरह से टैक्स कटौतियां की जा रही हैं, इस पर आपने बड़ी एक आयरॉनिक स्माइल भी दिया, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अगली खबर डिस्कस करना चाह रही थी रज़ा भाई और दुर्र नायाब ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से, और इसमें जो है आप टैक्स कटौतियां कर रहे हैं, मतलब 93 करोड़ की टैक्स कटौती। मैं हासिल ले रहा था कि जी ऑरेंज ट्रेन भी बन रही है और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो उसमें बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो टैक्स कलेक्शन वाले इदारे हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। और एक छोटी सी पेमेंट भी अगर होती है, फर्ज करें 5-5.5 अरब की, इन बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी हम करोड़ों रुपए जो हैं वो टैक्स डिटेक्ट कर लेते हैं। और बड़ी बात है, मैं इसमें हिम्मत की दाद दूंगा FPR की भी, कि जहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स चल रहे हों, जहाँ पे सॉफ्ट लोनिंग की बात कर रहे हों और जहाँ पे हम पाक चीन दोस्ती की भी बात कर रहे हो, लेकिन आप पाक चीन दोस्ती को भी टैक्स से जो है वो मुस्तस्ना ना करार दें, तो ये बड़ा प्रेशर होता है। और पिछले दिनों ये प्रेशर फेस किया गया। यहाँ पे मैं एक चीज आपकी करेक्ट करना चाहूंगी, और अगर शायद मैं गलत हूँ तो आप बताइएगा कि इसमें आपको कर्जा दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही, तो उस कर्जे में जो टैक्स भी जा रहा है वो फिर आवाम से वसूल किया जाएगा। ये बड़ा प्रेशर था और हुकूमत ये चाह रही थी कि इनसे, चाइनीज से और जो टर्किश यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे टैक्स ना लिया जाए, उनको टैक्स छोड़ा जाए। अच्छा, असूली तौर पे अगर बात मैं जनरली करूं तो हमें जो कर्जा दिया जा रहा है वो 2.4% पे दिया जा रहा है, ठीक है जी। अब 2.4% पे कहीं भी कर्जा जो है या कहीं भी आपको लोनिंग जो है वो नहीं की जा सकती। इवन के पाकिस्तान में भी सबसे कम अगर आप शरह की बात करें तो 8.9 ही रही है, और आजकल तो ये 11-12 से भी तजावज कर रही है। देखा जाए तो उन्होंने हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश की है। लेकिन फिर वही बात कि कल मेरी रिजवान नकवी शाह साहब जिनकी स्टोरी है उनसे भी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट अगर खुद आके किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करके काम करना चाहे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर जिस तरह CR नोरिंको वहाँ की एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है लेकिन चाइना की एक स्टेट कंपनी है, वो आके जो काम प्राइवेट कैपेसिटी में कर रही है तो डेफिनेटली उनको तो टैक्स देना पड़ेगा, उनको टैक्स से आप मुबर्रा करार नहीं तो फिर सवाल ये उठता है ना कि वो टैक्स जो है वो उस कर्जे में से काटा जाएगा या वो कंपनी अपने एंड से पे करेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। कर्जे से काटा जाएगा, जाहिर बात है जी, वो कर्जे से काटा जाएगा, तो फिर तो डबल टैक्सेस देगी। देखिए तो ये तो डबल टैक्सेस नहीं होगा। आप ये क्लियर कर लें कि चाइनीज कंपनियां जो आ रही हैं जो बियॉन्ड द गवर्नमेंट है वो अपना बिजनेस करने आ रही हैं, जाहिर बात है वो 4 पैसे नहीं बचेंगे तो वो कोई क्यों आके करेगा। तो यानी उन कंपनीज की मद में टैक्स जो है वो भी उस कर्जे में से ही काटा जाएगा, तो आवाम तो डबल टैक्सेशन देने पर कर्जे के अंदर हर चीज तय है, इस कर्जे के अंदर रहते हुए हर पेमेंट्स की जानी है, इस कर्जे के अंदर रहते हुए तमाम कस्टम ड्यूटियां से लेके इनकम टैक्स से लेके विद होल्डिंग टैक्स से लेके आपका सेल्स टैक्स से लेके सारे टैक्स दिए जाने हैं।
तो ठीक है। हाँ, अगर देखा जाए तो उस तरह जो बाकी बचना है बचा कुचा जो है वो उसमें लगा दिया जाएगा और आवाम पैसे देने पे मजबूर होगी। लेकिन अच्छी बात है कि चाइनीज अगर इसमें उनसे लिया गया है टैक्स तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे कुछ पैसे हुकूमत के खजाने में आए हैं, गए नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दुर्नियाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। रजा भाई हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जो है वो हमने अपना सेगमेंट शामिल करना है, मेरा शहर लाहौर। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम में वापस आने से पहले आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी, और अब आगे बढ़ेंगे, अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। और आज का हमारा टॉपिक भी मुगल दौर का एक और शाहकार बारादरी मकबरा जहांगीर, इस पर हम बात करेंगे। एक और शाहकार और जहांगीर के बिल्कुल, ये अमूमन मकबरा जहांगीर के बारे में सिर्फ मकबरे की हद तक लोग जानते हैं या देखते हैं, लेकिन मकबरा जहांगीर एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई मॉन्यूमेंट्स हैं और उन मॉन्यूमेंट्स में मकबरा जहांगीर जो है सबसे नुमायाँ है। इसके अलावा अकबरी सराय है, मस्जिद लोधी दौर की है, फिर आसिफ जहाँ का मकबरा है, इसके अलावा फिर नूर जहाँ का मकबरा है। अब मकबरा जहांगीर का अपना जो ख़ास तौर पर जो विसिनिटी या आपको इलाका जो बनता है 65 एकड़ पर मुहित है वो, और उसके अंदर भी बारादरियाँ हैं। दोनों साइड्स पे जो एक दाएं और बाएं साइड्स पे बारादरी आपको नज़र आती है और फिर एक बिल्कुल डेप्थ में जिस तरफ दरिया है उस तरफ बारादरी है, वो खस्ता हालत में है। अमूमन जब हम देखते हैं वहाँ पे जाते हैं तो जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि झाड़ झपाड़ है, बिल्कुल इंतहाई जंगल का समा है और फिर दूर दराज इलाका होने की वजह से टूरिस्ट वहाँ पहुँच भी नहीं पाते भी हैं, तो फिर ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हों। तो अब पिछले कुछ अरसे से कमोबेश 1 साल से हुकूमत पंजाब और महकमा आर्कियोलॉजी ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और उन इनिशिएटिव्स में एक ये भी है कि किसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स को बेहतर बनाया जाए, अट्रैक्टिव बनाया जाए। उसमें नूरजहाँ का मकबरे की रेस्टोरेशन भी है और फिर बारादरियों जिनका ये फुटेज भी देख रहे हैं, ये बारादरियाँ मकबरा जहांगीर के अंदर वाक़ हैं। अच्छा। दोनों साइड्स पे हैं ये बारादरी और इंतहाई खूबसूरत हैं और जहांगीर के आखिरी दौर से ताल्लुक़ रखती हैं क्योंकि उन दिनों ये बाग बन रहा था। बिल्कुल सही। अगर इसके साथ आयशा आप फुटेज भी वो प्ले कर सकें ताकि लोगों को नजर आए कि वो जो देख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि जब आप मकबरा जहांगीर पे जाते हैं तो वहाँ इंजॉय करें और उन मॉन्यूमेंट्स को देखें जो मुख्तलिफ अतराफ़ में फैली हुई हैं और जो अट्रैक्टिव हैं। अब ये एक महकमा वो जंगल वो जो झाड़ झपाड़ है उसको ख़त्म कर रहा है, तो आप जो टूरिस्ट हैं उनके लिए कई अट्रैक्टिव प्लेसेस होंगी वहाँ पे। और फिर पुराना बाग है वहाँ पे, आमों का बाग है, आमों के दरख्त हैं वहाँ पे जो कहते हैं कि उसी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी नस्लें हैं उन बागों की जो आगे चलती चली आ रही हैं। तो ये वर्थ विजिटिंग है और अगर आप वहाँ जाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत जगह है देखने के लिए। और वर्ल्ड हेरिटेज जो है यूनेस्को की लिस्ट जो है उसकी टेंटेटिव लिस्ट में ये अब शामिल हो चुकी है। और अगर ये रेस्टोरेशन प्रॉपर हो जाती है और इंक्रोचमेंट जो इसके इर्द गिर्द है वो बेहतर हो जाती है और ख़त्म हो जाती है बल्कि इंक्रोचमेंट, तो फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये मॉन्यूमेंट्स भी शामिल हो सकती हैं। अब हुकूमत पंजाब ने जब वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज शरीफ जी पहली बार, तब इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था और उस इलाके तक एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए सड़कें बनाई थी। अब वो सड़कें भी इंक्रोचमेंट का शिकार हो चुकी हैं और अगर ये सड़कें बेहतर हो जाती हैं और मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, अंडरपास कोई बन जाता है मकबरा जहांगीर तक पहुंचने के लिए, ख़ास तौर पर जो रेलवे फाटक है मेट्रो बस स्टैंड के सामने जो आता है उस ये सारा अगर सही हो जाता है तो फिर टूरिज़्म ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि टूरिज़्म ऐसी इनकम आएगी कि जो लोग भी इसको मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। और लाहौर को जहाँ पर और बहुत सी जगहों पर इम्पोर्टेंस हासिल है, ये भी इम्पोर्टेंस हासिल है कि हमारे पास इतने तारीखी मकामात हैं जिनको हम बहुत पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। है आपके ना लाहौर के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी एक डिवीजन है। एक मॉन्यूमेंट्स हैं जो शुमाली लाहौर के हैं जिनमें शालामार बाग आपको सबसे ज़्यादा नजर आता है, लेकिन आप गलियों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाज़ारों में छोटे मॉन्यूमेंट्स भी नजर आते हैं और जो बड़ी अहमियत की बैक साइड जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं ये मॉन्यूमेंट्स। फिर इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स आते हैं जो किले के पास हैं, या किला का कॉम्प्लेक्स है, किला बादशाही मस्जिद और वॉल्ड सिटी, ये मॉन्यूमेंट्स है। और फिर तीसरे मॉन्यूमेंट्स आते हैं जो दरिया के पार थे।
उनमें कामरान की बारादरी जो दरिया के इस वक्त अंदर है, ये दरिया के पार हुआ करती थी और बहुत बड़ा बाग था। और मुगलों का पहला बाग लाहौर के अंदर जो है वो कामरान की बारादरी है। अब कामरान की बारादरी की रेस्टोरेशन तो हो गई और महकमों ने काम भी किया, दरिया के अंदर है, टूरिज्म भी होता है, कश्तियों के जरिए लोग जाते हैं, इनकम लेकिन अब वो जनरेट होती दरिया है। कहाँ रहा, वो तो एक नाले की शक्ल इख्तियार कर लेकिन चुका। कुछ बेहतर है। अब ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं मकबरा जहांगीर की कॉम्प्लेक्स की, जिसको बाग दिलकुशा का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये मॉन्यूमेंट्स अगर आप सही नहीं करते तो ये और ख़राब होती चली जाएंगी। और जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात है, जो शाहदरा की जो पिछली साइड जो शाहदरा टाउन का एरिया है, ये इंक्रोचमेंट आप ख़त्म करें। महकमे को चाहिए कि पैसे दे उन लोगों को जिन्होंने ज़मीनें वहाँ पे ख़रीद रखी हैं, मकानात बना रखे हैं, ताकि ये बागजार करा के पीछे जो है एक बफर जोन क्रिएट करें और इस तरीके से ये इमारत भी और ये कॉम्प्लेक्स भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाएगा और ये फायदा होगा। लेकिन बहुत मुश्किल है ना उन तजावुजात को हटाना, उस एरिया को खरीदी गई है। करना। जो शालामार बाग है इसके इर्द गिर्द भी कुछ जमीनें खरीदी गई थी, मकानात खरीदे गए। जो आजकल पार्किंग एरिया नजर आता है आपको, ये सारा इलाका खरीदा गया है। ये बहुत सारे, ये हुकूमतों के पास पैसे भी होते हैं और उनका फायदा अल्टीमेट ये होता है कि ये आपकी गुडविल इम्प्रूव करते हैं। जो मैसेज आप ज़ुबान से देते हैं ना जी हम अच्छे हैं, लेकिन जब आप देते हैं हमारी हिस्ट्री अच्छी है, हम रिच हैं आर्कियोलॉजी में, हम आर्किटेक्चर में बहुत और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिल जाए उस जगह को तो फिर वो फंड्स वहां से आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो उसकी रिस्टोरेशन उनके जिम्मे लग जाती है। टूरिज्म इतना बढ़ता है इंटरनेशनल टूरिज्म। आप ये है कि पाकिस्तानी टूरिस्ट का क्या टिकट है 20 रुपया, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट का जो टिकट है वो 200 से ज़्यादा है। यानी उनकी इनपुट ज़्यादा होगी, वहाँ से टूरिज्म ज़्यादा आएगा, फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पे आएगा और अमन होगा, तो आपकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा और फिर इन इमारतों को महफूज करने के लिए पैसा भी ज़्यादा होगा। तो एक तरह से ये ऐसा सर्कल है। अगर हुकूमत पंजाब, चूँकि उसकी मलकियत है, ये आप मॉन्यूमेंट जितने भी हैं जी ये ऐसे इनिशिएटिव लेती है कि जिनसे टूरिज्म बेहतर हो और एक्सेस आसान हो। यानी हम जाना चाहें तो हमें ये ना डर कोई हमसे पर्स छीन लेगा या हम जाएंगे वहां से हैरेसमेंट होगी। तो जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि एक इन्फ्लक्स होगा टूरिज्म का, और टूरिज्म का इतनी बढ़ेगा जब तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो वहाँ लोगों की इकोनॉमी जो जॉबलेस हैं वो भी इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड हो जाएगी और अल्टीमेटली सोसाइटी बेहतर एक शक्ल अख्तियार कर लेगी। शाहदरा के मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो इस लिहाज से अहम है कि ये लाहौर में सबसे बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब 100 एकड़ पे मुश्तमिल है। किले को और बहुत खूबसूरत बनी है, रेड ब्रिक्स और मार्बल का इस्तेमाल भी है। जी बिल्कुल, मार्बल है। अब मकबरा जहांगीर उसके अंदर जो इनले वर्क है, जो उसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, वो कहीं और नहीं है। इवन के कहा ये जाता है कि जो मकबरा है ताजमहल वाला, उसमें भी उस तरह की इतनी डिटेल नहीं है काम की। पेट्रा ड्यूरा उसको कहते हैं, उसकी जितनी जहाँ पे है। फिर ये यहाँ पे संगे अबरी है, संगे मरमर है, संगे कोई और है, इस तरह का हर संगे बादल है, मतलब कई किस्म के पत्थर जो यहाँ पे लगे हुए कहीं और नहीं। अच्छा, आर्किटेक्चरल वंडर है ये अगर आप देखें तो। हाँ, और अगर हम इसको रियलाइज करें, इसको उसकी वो जो इम्पोर्टेंस है, जो इसकी वर्थ है, उसको रियलाइज करें तो फिर चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। इस पर मैं मजीद भी बात करना चाहूँगी। आप भी मतलब हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, 12 दरियों का जिक्र बहुत आता है कि हर जगह एक 12 दरी, तो ये कॉन्सेप्ट क्या था, इस पर बात करेंगे कि हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं एक 12 दरी ज़रूर नज़र आती है। खूबसूरत तो वो लगती है, लेकिन उस ज़माने में क्या सोचा जाता था, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। रज़ा भाई, 12 दरी के हवाले से मैं सोच रही थी कि इतनी सारी 12 दरी हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या था उस ज़माने में? ये 12 दरी बाग के साथ मुंसलिक होती है, यानी 12 दरियाँ अमूमन जो बनी हैं वो बागों के दरमियान में बनती हैं, चारों तरफ चहार बाग का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जिसकी हम कल बात कर रहे थे, वो जो लाहौर म्यूजियम के पास है, ये भी बाग था, ये भी बाग था यानी नखले वजीर खान या नखलस्तान वजीर खान के नाम से, ऑयसिस ऑफ वजीर खान। नवाब वजीर खान जब से पहले इमारतें बना ली, जो मस्जिद और शाही हमाम, तो उसके बाद अपनी हवेली बनाई, वो शीश महल के नाम से हुआ करती थी हवेली, शाह आलम बाज़ार के अंदर थी। अच्छा। और इसके बाद उसने फिर ये बाग बनवाया, तो फिर उसके दरमियान में ये 12 दरी यानी 12 जो जिसके दरवाजे या रास्ते हों, और उनमें हवा जो वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसने वो उसको रखा हुआ था। 12 दरियाँ जो है बाज़ ऐसी भी हैं, जैसे ये 12 दरी जो है
शाहदरा वाली है, तो ये बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है। यानी इसकी 12 दरवाजे तो नहीं कहते, नाम 12 दरवाजे 12 दरी है, लेकिन इसके 12 नहीं, मेरे ख्याल में 10 दरी कह सकते हैं आप इसको, जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दीवार के साथ है, तो 12 बनते नहीं है इसके दरवाजे, 10 बनते हैं, लेकिन उर्फ आम में इसको भी 12 दरी ही कहते हैं, क्योंकि ये दीवार के साथ लगे। अच्छा, ये क्या मकबरा जहांगीर के और मतलब किस जगह वाक़या है उस यानी मकबरा जहांगीर में आप जाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो एक लाइन खिंच रही है वो जो मेन मकबरा है उसके दरमियान से दोनों साइड्स पे, यानी क्रॉस जैसे जमा का निशान होता है, तो हर एक साइड से आप एंटर होते हैं तो वो पॉइंट हो गया, वो ड्योढ़ी है और बड़ी खूबसूरत है वो। उसके बाद आप मकबरे पे जाते हैं तो दाईं तरफ आप देखते हैं वो एक सड़क जा रही है, तो उसके एंड पे भी 12 दरी है, और अगर आप बाईं तरफ देखते हैं तो उसके एंड पे भी एक 12 दरी है। अच्छा। और इस तरह अगर आप सामने जाते हैं यानी बिल्कुल सीधा मकबरा क्रॉस करके आगे चले जाते हैं तो उसके पास भी 12 दरी थी, लेकिन जब सैलाब आए और दरिया तो नुकसान पहुंचाया, उसकी वजह से वो भी नुकसान। ठीक है, और इसमें फिर जो आसिफ जहाँ का मकबरा और जो नूर जहान का है वो किन डायमेंशंस में? वो आप जाते हैं वहाँ पे मकबरा जहांगीर पे जो मेन बाग दिलकुशा है, तो आप सबसे पहले एंटर होते हैं आजकल, वो है अकबरी सराय, अकबर के दौर की, अकबर आज़म के दौर की एक सराय है, 160 या 64 कमरे हैं उसके, और वो जो भी यानी शहर से बाहर से ट्रेडर्स या कोई मिलने आता या कोई इस तरह का वो वहाँ ठहराया जाता था। फिर आगे उसी में आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपके बाएं तरफ मस्जिद है, और मस्जिद के साथ ही एक दरवाज़ा है, और वो जाता है जो आसिफ जहाँ का मकबरा है उसकी तरफ। अच्छा। आसिफ जहाँ का मकबरा भी वहीं पे, आसिफ जहाँ वाज लाइक ब्रदर इन लॉ ऑफ एम्परर जहांगीर, और फिर बाद में फादर इन लॉ ऑफ शाहजहाँ, मुमताज़ महल का वालिद भी वही है। जी। तो इसी तरह दूसरी तरफ जो है आगे रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर आगे मकबरा नूरजहाँ है जो एम्प्रेस थी उस दौर की। तो इस तरीके से ये वहाँ पे एक स्प्रेड है, पूरा कॉम्प्लेक्स है इमारतों का, तो ये सिलसिला चला हुआ है। सही। अच्छा, ये जो रिस्टोरेशन की हम बात कर रहे थे, क्या कवानीन होते हैं उनको रिस्टोर करने के? जैसे कि अभी हम ये फुटेज में देख रहे हैं कि दीवारें टूटी हुई हैं, ईंटें नज़र आती हैं, तो क्या बाय लॉ आप इसको ठीक कर सकते हो, आप इसको पूरा कवर अप कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल, बाज़ ये होता है कि स्टडी किया जाता है, स्पेसिमेंस रखे जाते हैं कि एक्चुअल क्या थी, वो एक दो जगहों पे रखा जाता है, बाकी सारा स्ट्रेंथन कर दिया जाता है और सही कर दिया जाता है, एज इट इज़ या मॉडर्न बना दिया जाता है, नया बना दिया जाता है, लेकिन मटेरियल वही इस्तेमाल किया जाता है, डिज़ाइन भी वही इस्तेमाल किया जाता है, उसी पैटर्न के ऊपर ही नया बनाया जाता है। ठीक है। अब बाज़ इमारतें होती हैं उनकी कंजर्वेशन होती है, कंजर्वेशन ये होती है कि वो जैसे हैं उनको उसी हालत में रहने दिया जाए और रीइंफोर्समेंट उनकी कर दी जाए कि वो गिरे ना। बाज़ इमारतें होती हैं उनकी कंजर्वेशन की बजाय रेस्टोरेशन कर दी जाती है। इंटरनेशनली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? रिस्टोरेशन ज़्यादा की जाती है, रेस्टोरेशन ज़्यादा की जाती है इंटरनेशनली। आप जैसे अभी हाल ही में दमिश्क में और शाम के जो मुख्तलिफ सीरिया में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसमें बहुत सी इमारत, तो यूनेस्को वहाँ पे आप वो क्रैक्स फिल कर रहा है और रिकॉन्स्ट्रक्ट करके उन हिस्सों को दोबारा जोड़ रहा है। जो जैसे शालामार बाग की रिस्टोरेशन होती है तो वो पूरा उसको कवर करके जो है वो ठीक कर दिया जाता है, उस तरह के मटेरियल बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे हुए हैं यहाँ पे लाहौर में भी मॉन्यूमेंट्स को बेहतर किया गया है। वजह ये होती है कि जब बिल्कुल खंडर कर दिए या हो जाते हैं या किसी वजह से भी दरिया बुर्द हो जाते हैं या फिर तो नहीं मुमकिन, लेकिन अगर उनका कोई डिज़ाइन का उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बाकी बचा है तो उसको देखते हुए पूरे पैटर्न बना दिया जाता है। अब ये जो आपकी बात है ना कंजर्वेशन वाली, वो जो उस शरीफ की मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी बीबी जविंदी का मकबरा है या जलालुद्दीन सुर्खपोश का मकबरा है या इस तरह के जो मकाबिर हैं वहाँ पे ऐसा है कि आपको एक मकबरा नज़र आता है अक्सर, उसकी अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं और ढूंढते हैं मॉन्यूमेंट्स को तो एक आधा मकबरा नज़र आता है, बिल्कुल आधा। ठीक है, वो उसको रिस्टोर नहीं किया गया। नीली टाइल जिसके ऊपर लगी हुई है और बड़ा खूबसूरत ग्लेज टाइल वाला उस शरीफ के मकाबिर आपको नजर, उनमें से एक वो, अब उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता, उसको एज इट इज एविडेंस के तौर पर रखना होता है कि ये दरिया बुर्द हुआ था या क्या हुआ था, ताकि जो आने वाला हिस्टोरियन है वो रिसर्च कर सके कि यहाँ पे हादसात क्या आए थे। बिल्कुल सही, आप हर चीज को, हर शवायद को तो इसी तरह से जब आप जाते हैं किले के अंदर तो जो सिख गैलरी जिसको आप सिख म्यूजियम कहते हैं जिसमें सिख दौर की कुछ चीज़ें पड़ी, तो उसके ऊपर महारानी जिंदा का महल है।
अब उस महल के ऊपर जब गोलाबारी हुई थी, उस गोलाबारी के निशान जो है वो उसी तरह रखे हुए हैं, ताकि वो एविडेंस के तौर पर हिस्टोरियंस के बिल्कुल। लिए इस तरह वेस्ट में जब आप जाते, वेस्ट वाले ये करते हैं, जो बैरून मुल्क आप या खास तौर जो एडवांस्ड कंट्रीज में जाते हैं, तो वो अगर वो कोई ईंट नहीं लगाते हैं तो वो लिख देते हैं नीचे उस ईंट के ऊपर, पूरा सुपर इम्पोज हुआ होता है कि जी ये ईंट इस वक्त लगाई गई, ताकि जो देखने वाला या महसूस होने वाला वो समझ जाए कि ये डिस्ट्रोशन बाद। ये भी वैसे एक अच्छा आइडिया, ये मतलब चले एक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने व्यूअर्स के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रजा खलील साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सेल्स और प्रमोशंस बताऊंगी बचत बाजार में। सबसे पहले सर्विसेज पर सेल लगी है जी, 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। जाकर शॉपिंग करें और अपने आधे पैसे बचाएं। जी, दूसरा हमारे पास ब्रांड है सना सफीनाज, और सना सफीनाज पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। सना सफीनाज के बाद आपको बताएंगे सलीम फैब्रिक्स पर भी अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑन ऑल ब्रांड्स 15% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो वॉल्यूम 2 भी आ चुके हैं मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के, ज़रूर जाएं और जाकर वहाँ पर शॉपिंग करें। और अगर आपको मेरी वार्डरोब भी पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स जाकर उसको परचेज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हाइपर स्टार चलते हैं। हाइपर स्टार में प्रमोशन पर आज है जी कर्शी जामे श्री 3 लीटर्स वाला, रिटेल प्राइस 570, प्रमोशनल प्राइस 509, आप 61 रुपीज़ बचा सकते हैं। अरबेला पास्ता है जी 500 ग्राम, रिटेल प्राइस है 115, प्रमोशनल प्राइस 99, आप 16 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। एमन ताहिर हमारे साथ आज मौजूद हैं। एमन, बताइएगा कौन सी सब्जी मंडी में मौजूद हैं आप, और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? हम मोगलपुरा की सब्जी मंडी में मौजूद हैं, जहां पर टमाटर 10 रुपये, आलू 30 रुपये, जबकि गोभी 60 रुपये। इसके अलावा अदरक जो है वो 80 रुपये, इसके साथ साथ लहसुन जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लीमू जो है वो 40 रुपये पाव, जबकि बैंगन 50 रुपये है, जबकि प्याज जो है वो 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जो शहरी है उनका ये कहना है कि जो कम आमदनी वाला तबका है उनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल काम है। चुनाचे हुकूमत को चाहिए कि वो सब्जियों की जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। साथ ही साथ जो शहरी है उनका ये कहना है कि आगे चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना भी शुरू होने वाला है, तो उसमें महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक मुमकिन तौर पर बढ़ जाएगी। चुनाचे उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जो जिस रेट पे वो पीछे से ये सब्ज़ी खरीदते हैं वो उसी हिसाब से आगे जो है वो जायज़ और मुनासिब मुनाफे के साथ जो है वो सब्ज़ी मंडियों में सब्ज़ी जो है वो बेचते हैं, और नाजायज़ मुनाफाखोरी में उनका कोई किरदार नहीं है। ताहम जो शहरी है उन्होंने बार बार ये मुतालबा किया है कि ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले जो सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। जी शुक्रिया एमन ताहिर आपका। और नाज़रीन, अगर आप ज़ेनिथ शॉप पर जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में, मटन है 840 रुपये में। और इसी के साथ बीफ कीमा भी आपको बताते चलें 520 रुपये में, मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मिलेगी आपको 160 रुपये किलो। और उसका बना हुआ गोश्त 232 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 65 रुपये दर्जन, थोक से 63 रुपये, और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 64 रुपये में।
तो मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स में आपको बता देती हूँ टुडेज़ डायरी में। जी, टुडेज़ डायरी में माह मीर लगी हुई है रॉयल पाम ऑडी 1 में 5:30 बजे और 8:15 बजे। द जंगल बुक 3D लगी हुई है 5:45 बजे वोग टावर सुपर सिनेमा 3 में। द एंग्री बर्ड्स मूवी 5:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। द 1920 लंदन 11:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। अजहर मूवी लगी हुई है 8 बजे वोग टावर सुपर सिनेमा 3 में। और एक्समैन एपोकलिप्स रॉयल पाम ऑडी 2 में 1:15 बजे और 8:30 बजे। और इसी के साथ हमारा टाइम भी खत्म हो गया, तो आपसे इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।